हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमान एकेडमी। आप सभी का ओमान एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ और उसके में जीके जीएस वाले पार्ट देख रही हूँ और साथ में देख रहे हैं अन्य इम्पोर्टेंट तथ्य जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे सभी वीडियो आपको मिल जाएं। काफ़ी सारे वीडियो मैंने यहाँ पे कवर करा दिए हैं। कई शिफ्ट 2024 की मैंने कंप्लीट शिफ्ट करा दी हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि 2023 और 2024 की आप लोग कंप्लीट वीडियो देख के जाना पीवाईक्यू, वहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो चलो ये 2023 की अगली शिफ्ट देखते हैं। ये 13 जनवरी 2023 को आयोजित की गई थी। शिफ्ट है सेकेंड और देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे तथा उनसे और किस प्रकार के अन्य तथ्य हम कवर कर सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक जो नीति संकल्प 1956 में आता। सबसे पहले आप ये सन याद कर लीजिएगा। ने उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया था? तो इन्होंने किया था 3 श्रेणियों में वर्गीकृत। एक थी श्रेणी का थी, एक खा थी और एक गा थी। ठीक है, तो का में इन्होंने रखा था सरकारी उद्यम, सरकारी जो उद्यम होते हैं सरकारी उद्यम, और खा में रखा था इन्होंने मिश्रित उद्यम। ठीक है, मिश्रित उद्यम रखा था, उद्योग मतलब, और थर्ड में इन्होंने रखा था निजी उद्यम, निजी उद्यम। तो कितनी श्रेणियों में बांटा था? 3 में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का एक केंद्रीकृत रूप है, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं। ये किस मॉडल पर आधारित है, यानी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये आधारित है कनाडाई मॉडल पर। अब ये और किन चीजों से प्रूफ होता है कि संघवाद का केंद्रीकृत रूप है? तो देखो, भारतीय संविधान में जो कनाडा के संविधान से लिया गया है ये केंद्रीकृत मॉडल, इसकी जो विशेषताएं प्रूफ होता है कि संघवाद का केंद्र प्रसारक जो रूप है, जहाँ केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। दूसरा, जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, अवशिष्ट जो शक्तियां होती हैं वो भी किसके पास होती हैं? वो होती हैं केंद्र के पास में। ये भी बताता है कि केंद्र अधिक मजबूत है। इसके बाद में जो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति होती है, राज्यों में जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है। तो ये भी बताता है कि केंद्र अधिक स्ट्रांग है। और सर्वोच्च न्यायालय में जो सलाहकारी जो अधिकारिता निभाता है, ये भी बताता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये भी बताता है कि केंद्र अधिक स्ट्रांग है। ठीक है, इसके बाद में अगर केंद्र और राज्यों के बीच में कोई कानून बनाया जाता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो फिर केंद्र का डिसीजन माना जाता है। तो ये भी बताता है कि केंद्र अधिक स्ट्रांग है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये कनाडाई मॉडल से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सबसे पहले देखो, सोनल मानसिंह जो हैं ये 2 शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। एक है इनका भरतनाट्यम, अब इसमें भरतनाट्यम तो दिया नहीं है, तो दूसरा है इनका ओडिसी। ओडिसी क्या है? ओडिसी। तो इनका क्या हो जाएगा? ओडिसी। ठीक है, ओडिसी से ये संबंधित है, भरतनाट्यम से भी संबंधित है। इसके बाद में सोनल मानसिंह को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य के लिए नामित भी किया गया था। इसके बाद में इनको 1992 में दिया जाता है पद्म भूषण। पद्म भूषण दिया जाता है 1992 में, और 2003 में इनको दिया जाता है पद्म विभूषण। ठीक है, इसके बाद इनको नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न से इतने तथ्य काफी है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो देखो, अगर भारत की कंप्लीट साक्षरता दर की बात की जाए तो भारत की साक्षरता दर है 74%, अप्रोक्स 74%, 74.04% है, तो 74% याद रखो। अब इसमें मेल यानी कि पुरुष की बात करें तो 82.14% है। अब इसमें अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो साक्षरता दर है वो 60.46% है। केरल सबसे साक्षर है, इसके बाद में लक्षद्वीप सबसे साक्षर है, और उसके बाद में है मिजोरम।
मिजोरम सक्सेस, केरल की साक्षरता दर समथिंग 93% है, लक्षद्वीप की 92% अप्रॉक्स और मिजोरम की 91%। तो ये सबसे साक्षर राज्य का क्रम है 1, 2 एंड 3। और यहाँ पर ये कंप्लीट साक्षरता दर है मेल की और फीमेल की। ठीक है, तो अब अगला तथ्य देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अटल पेंशन योजना, जिसको APY मतलब अटल पेंशन योजना ये भी हुआ, भारतीय नागरिकों के एक पेंशन योजना है जो क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। तो ये अटल पेंशन जो योजना है ये असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वॉलीबॉल की जो पुरुष टीम की के लिए भूतल से जो नेट की मानक ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो देखो, वॉलीबॉल जो एक खेल है इसमें छह लोगों की एक एक टीम होती है। अब इसमें अगर नेट की मानक ऊंचाई देखें तो जो मेल की होती है वो होती है 2.43 मीटर और जो फीमेल की होती है वो होती है 2.24 मीटर। 2.24 मीटर। ठीक है, जमीन से इतनी ऊंचाई पर नेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के पास राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई थी? तो ये की गई थी सागरमाला परियोजना, 7500 किलोमीटर की जो कोस्टल लाइन है उसके लिए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भोपाल झील, ये भोजताल झील, भोपाल में झील है जो भोजताल। ठीक है, ये बहुत सब बड़ी झीलों में एक है। इसकी बात हो रही है जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। का निर्माण कब हुआ था? तो देखो, ये भोजताल झील का जो निर्माण है इसका निर्माण करवाया था राजा भोज ने। परमार राजा भोज ने करवाया था। समय इसका है 1005 से लेकर के 1055 के आसपास। ठीक है, और इनके मालवा शासन हो, मालवा तो होंगे ही क्योंकि MP में है, तो मालवा शासक तो हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। अब इसके बाद में देखो 8 में इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 11वीं। देखो, ये 1000 के ऊपर जा रहा है ना, तो ये कौन सी सेंचुरी हो जाएगी? 11वीं सेंचुरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं सेंचुरी। ठीक है, और ये भोपाल के पश्चिमी साइड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो केंद्रक में मौजूद क्या नहीं होता है? तो 9 का ये रिक्तिका जो है ये केंद्रक में मौजूद नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो केंद्रिका होती है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जीन्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है आर्म्स एक्ट 1878। ये लागू होता है 1879 में। और इस समय जो थे, कौन थे गवर्नर जनरल? तो ये थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन हुए थे इस समय। ठीक है, और ये केवल हिंदुओं पर लागू हो रहा था, भारतीयों पर, कि बिना परमिट के वो हथियार नहीं रख सकते। ये आपराधिक मामला है, लेकिन ये अंग्रेजों पर लागू नहीं था। ठीक है, अंग्रेजों पर ऐसा कोई नियम लागू नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वर्ष 2019 के लिए बाला स्वामी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? 2019 का बाला स्वामी पुरस्कार जीता था किसने? ये जीता था अलरमेल वल्ली ने। ये मैंने पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन कराया है, पूछा गया है। तो अलरमेल वल्ली ने इनको 2000, ये कब जीता था? उन्होंने 2019 का जीता था। ठीक है, और इनको एक अवार्ड और मिलता है, तमिलनाडु इयाल ईसाई नाटक मनराम। ये 2021 में इन्हें सम्मानित किया जाता है। और 1991 में इनको दिया जाता है पद्मश्री। पद्मश्री काफी पूछे जाते हैं प्रश्न, मैं सारे ढूंढ ढूंढ के लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 12। फरवरी 2022 में CBSE के नए अध्ययन, ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का प्रथम शासक था? तो देखो, सुंग वंश का प्रथम शासक कौन हो? जो स्थापना करेगा वही प्रथम होगा। तो ये थे पुष्यमित्र शुंग। 185 BC के आसपास ये क्या करते हैं, जो मौर्य साम्राज्य होता है, मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, कौटिल्य यानी कि जिसको आप चाणक्य बोलते हैं, विष्णुगुप्त बोलते हैं, उनकी मदद से। ठीक है, धनानंद को पराजित करके नंद वंश का अंतिम शासक होता है। मौर्य वंश के संस्थापक और मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है क्या? बृहद्रथ।
बृहद्रथ की हत्या करते हैं पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कब करते हैं? 185 ईस्वी के आसपास। और इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। ये चलता है लगभग लगभग 75 बीसी के आसपास तक चलता है। और यहाँ पर जो कौन से कन्न वंश की स्थापना हो जाती है, कन्न वंश के बाद में ये वंश खत्म हो जाता है, कन्न वंश की स्थापना के बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नवंबर 2022 तक स्थिति निम्नलिखित में से कौन, ये केजरीवाल अभी ये चर्चा में है, सबको पता होगा, वहां पर इलेक्शन हुए न्यू। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किस देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके लिए उसकी जानी जाती है क्या से भाग देकर। मतलब जो राष्ट्रीय आय होती है किसी देश की, प्रति व्यक्ति आय जिसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, ये कैसे ना की आकी जाती है। तो देखो क्या करो, टोटल देश की जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या से प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाएगी? तो टोटल आय होती है उसको प्रति व्यक्ति से भाग दे दो, टोटल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। जितना भी क्या है इनकम है उसको क्या करो, टोटल पॉपुलेशन से भाग दे दो, तो क्या निकल आएगा? पर कैपिटा इनकम निकल आती है। तो अभी यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय आय को किससे भाग देकर निकाला जाता है? तो जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा 15 का हो जाएगा 4, है ना, जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति आय किसी देश में किसी व्यक्ति की औसत आय का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय जनसंख्या में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 4, संयुक्त राज्य अमेरिका से, जिसे यूएसए कहते हैं। तो भारत में क्या क्या लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से? मौलिक अधिकार लिए गए हैं, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। इसके बाद में न्यायिक समीक्षा, जैसे जुडिशरी रिव्यू कहते हैं, न्यायिक समीक्षा भी लिया गया है यूएसए से। इसके बाद में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी ली गई है, कहाँ से? यूएसए से। इसके बाद में उपराष्ट्रपति के कार्य, उपराष्ट्रपति के कार्य और राष्ट्रपति पे जो महाभियोग प्रक्रिया चलती है, ये भी क्या यूएसए से लिया गया है। ठीक है, इतने सारे प्रश्न हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ईडन गार्डन जो क्रिकेट मैदान है ये स्थित है कोलकाता में। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1864 में। और ये भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है, भारत का सबसे, भारत की बात कर रहे हैं, विश्व की नहीं कर रहे हैं, भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? देखो सोडियम जो है ना ये बहुत ही क्रियाशील धातु है, और ये ऑक्सीजन के साथ में, और अगर नमी से दोनों चीजें मिल जाती हैं तो ये काफी एक्टिव हो जाता है। तो इसको रखा जाता है केरोसिन ऑयल, जिसको आप लोग मिट्टी के तेल के नाम से जानते हो। ठीक है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है सोडियम को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि निम्न में से किसका कार्डिका वाउबली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है? तो ये संबंधित है केरल से, केरल में ये मनाया जाता है। ठीक है, और लोगों का मानना है कि यदि इस दिन श्रद्धांजलि दी जाती है तो जो पूर्वज होते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट है इस वीडियो का, हरित क्रांति की शुरुआत में हुई थी, यानी कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी मैक्सिको में। मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1943 में। ठीक है, और ये 19, और अगर अगली बात करें भारत में ये कब होती हैं, तो भारत में 1960 के दशक के अंत में, लगभग मतलब 1965 66 के आसपास क्या होती है, हरित क्रांति मनाई जाती है। हरित क्रांति मतलब होती है ये है क्या, हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज यूज करना, टेक्नोलॉजी को यूज करना, है ना, अच्छे से, और एग्रीकल्चर की उपज को बढ़ाना। और अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है तो ये कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। लेकिन वहीं अगर भारत में बोला जाए कृषि हरित क्रांति के जनक तो ये हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है,
तो ये थे 20 क्वेश्चन प्लस डिटेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, भूल जाते हैं आप लोग। शेयर ज़रूर करो ताकि और भी लोगों तक पहुँचे और हमें भी सपोर्ट हो। और अगर और भी वीडियो आप ऐसे ही चाहते हैं टाइम से तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।